ब्रिटिश शासकों से पहले हिंदुस्तान भारत में कौन था? हु वॉज इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश? 1757 में अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने से पहले मुगल साम्राज्य ने कई सालों तक यहां शासन किया था। भारत के कुछ हिस्सों में मराठों और सिखों का भी प्रभुत्व रहा था। साथ ही फ्रांसीसियों ने भी देश के कुछ तटीय क्षेत्रों पर राज किया था। 1640 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार शुरू करने और मुगल सम्राट जहांगीर के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से भारत आए थे। राजा से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने अहमदाबाद, आगरा और भरूच में फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। बाद में समय गुजरने के साथ उनकी महत्वाकांक्षाओं का रुख व्यापारिक गतिविधियों से बदलकर भारत पर शासन करने की ओर हो गया। धीरे धीरे उनकी उपस्थिति हिंदुस्तान में बढ़ने लगी और उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, हुगली और कलकत्ता में भी कारखाने स्थापित किए। साथ ही फ्रेंच, पुर्तगाली और डच व्यापारी भी देश के विभिन्न हिस्सों में जाने लगे और अंत में 27 जुलाई 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के आदेशों पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों को प्लासी, जो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के बीच स्थित है, के युद्ध में हराया। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। जहां रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, वहीं बाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1766 में वॉरेन हास्टिंग्स को औपचारिक रूप से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इस बीच मराठों और सिखों ने मुगलों की शक्ति को और कमजोर कर दिया, जो देश में शक्ति का सिंहासन हासिल करने के लिए एक दूसरे और मुगलों के खिलाफ लाडीडीडीएच रहे थे। इसी के साथ फ्रेंच अभियान भी भारत में शुरू हुआ था। फ्रांसीसियों ने 1673 तक पांडिचेरी, करिकल और यानम में भारत के तटीय क्षेत्रों में अपनी उपनिवेशों को स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच भारत पर शासन की कुर्सी हासिल करने के लिए आखिरकार 1744 में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश शासकों द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अधिक शक्तिशाली साबित हुई और उन्होंने फ्रेंच सेना को वंडिवाश की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश में बेहतर नियंत्रण की स्थिति पर काबिज हो गई। हालांकि साल 1760 में मैसूर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, जब हैदर अली ने राजा की मृत्यु के बाद मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। हैदर अली ने दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर अपने राज्य के प्रदेशों का विस्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम अली से एक संधि की, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध में निजाम को अपनी सेना में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। इतना ही नहीं, निजाम ने भी मराठों के साथ हाथ मिला लिया और हैदर अली को हराने के लिए एक संगठन बनाया। हालांकि वे अपने प्रयासों में असफल रहे और ब्रिटिश सैनिकों को इस युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा। आधिकारिक तौर पर भारत में कंपनी का शासन 1765 में शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल में राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक पूंजी की स्थापना की और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को नियुक्त करने के बाद पूरे देश को सीधे तौर पर संचालित करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी देश में अपनी सेना और न्यायपालिका के साथ उस वक्त से ही शासन कर रही थी, जिस समय ब्रिटिश सरकार का यहां बहुत कम नियंत्रण था। बाद में वर्ष 1877 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक प्रमुख हथियार विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह जल्द ही पूरे देश में फैल गया। अंततः विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पूरे देश का राजा घोषित कर दिया। हालांकि यह विद्रोह थोड़े समय के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी सेना द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था।
सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन 1858 तक चला, जब आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बर्मा निर्वासित किया गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1828 भारत में लागू हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष प्रशासन शुरू किया। इसने पूरे ब्रिटिश राज का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ताज के अधीन था। ब्रिटिश राज के तहत सभी प्रशासनिक शक्तियां रानी विक्टोरिया को स्थानांतरित कर दी गईं, जिन्हें भारत की महारानी कहा जाता था।